पिछले आधे घंटे से बोल रहा हूँ, मुझे अब पता लगा कि मेरी रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं हुई थी। चलो खैर, कुछ चीज़ें मैसी मैसी हो गई हैं, लेकिन इग्नोर करो। अब किसी भी प्रोडक्ट की ना प्राइसिंग डिसाइड करने के ना वेरियस फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने समझनी है वो ये है कि प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है ना, वो सेल्स और मार्जिन के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। कि अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस लो है तो आपकी सेल्स तो ज़्यादा होंगी, लेकिन आपके मार्जिन कम होंगे। और आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस अगर आप बढ़ा देंगे तो आपके प्रोडक्ट की सेल्स कम हो जाएंगी, लेकिन आपके मार्जिन ज़्यादा हो जाएंगे। अब आपने इन तीनों चीज़ों के दरमियान में ना एक पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को ना डिसाइड कर सकें। तो मेन मुद्दा हमारा है, हमने किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड कैसे करना है। आपने अपनी कंपनी में कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है या पूरी की पूरी कंपनी लॉन्च करनी है। जो प्राइसिंग होती है ना, वो एक आर्ट होती है, वो एक साइंस होती है। इसलिए आपको इसी में आपको बताएंगे कि मास्टर कैसे बनना है। अब इतने सारे फैक्टर्स हैं जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड कर सकते हैं। ये जो आगे आ रहे हैं, ये वाला नहीं, आगे जो आ रहे हैं, वो समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब इनको बिल्कुल सिंपल करके समझाते हैं। सबसे पहले तो आप समझे ना कि आपका टारगेट कस्टमर कौन है। सबसे पहले आपने ये समझना, फिर आप उस प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड कर देंगे। सबसे पहले आप ये समझें कि हर बंदा आपका कस्टमर हो ही नहीं सकता। आपने अपना टारगेट कस्टमर ढूंढना है कि एक्चुअल कस्टमर कौन है आपका, कस्टमर और कंज्यूमर। अब उसको समझना क्यों जरूरी है, अब वो जाके आप वीडियो देखें, आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सॉरी, इधर नहीं, इधर मिलेगी। ठीक है, वो आई बटन में आपको इधर मैं लगा दूंगा। अब कस्टमर और कंज्यूमर को समझना क्यों जरूरी है। आपने अगर अपनी कंपनी के रिसोर्सेज को बचाना है, आपने उन लोगों को, फजूल उन लोगों को जो आपका कस्टमर ही नहीं है, जो ना अभी आपका कस्टमर है, जो ना कभी फ्यूचर में आपका कस्टमर बनेगा, तो आप उन लोगों को अगर अपने प्रोडक्ट को मार्केट करेंगे ना, तो आप अपनी मार्केट या अपनी मार्केटिंग के पैसे ज़ाया कर रहे हैं और अपनी कंपनी के रिसोर्सेज को ज़ाया कर रहे हैं। तो इट कुड बेटर कि आप सबसे पहले समझें कि आपकी कंपनी का कंज्यूमर कौन है और कस्टमर कौन है। प्रोडक्ट की डिसीजन मेकिंग किसके पास है, जो मैंने पहले बात की, कब, कैसे, किसको, कितना और कितने का, कब, मार्केट कंडीशंस क्या हैं, कैसे आप मार्केटिंग करेंगे, किस तरह। यानी कि अगर आपकी मार्जिन हाई हैं, लो हैं, अगर आपके मार्जिन हाई होंगे तो आप उसको प्रीमियम तरह से मार्केट करेंगे। अगर आपके मार्जिन कम है तो आप मैसेज को टारगेट करेंगे। ये आपकी मार्केटिंग डिसाइड करेगी कि आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे होगी। अब किसको, यानी कि आपकी प्रोडक्ट का टारगेट कंज्यूमर कौन है, कितना, यानी कि आपने उसमें मार्जिन कितने रखने और कितने मार्जिन पे खेलना है, और कितने का, यानी कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को ना एक मैट्रिक, जिसको हम प्रोडक्ट प्राइसिंग मैट्रिक्स कहते हैं, ये इन सारी चीज़ों को ना सुकून से अकेला कवर कर लेता है। और ये इंतहाई आसान है, जिसमें एक्स एक्सिस पे क्वालिटी है, वाई एक्सिस पे प्राइस है। किसी भी प्रोडक्ट की ना प्राइस को डिसाइड करने से पहले ना आपको ये देखना पड़ता है कि आपकी प्रोडक्ट का कस्टमर कौन है और कंज्यूमर कौन है। अब सबसे पहले ना आप समझें कि किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग डिसाइड करने के लिए ना, ये सबसे आसान मैट्रिक्स है। इसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। एक्स एक्सिस पे क्वालिटी है, वाई एक्सिस पे उसकी प्राइस है। सबसे पहला जो क्वाड्रेंट है ना, वो स्कीमिंग मार्केट का है, जिसमें आपकी प्रोडक्ट की प्राइस तो हाई है लेकिन उसकी क्वालिटी कम है। वो मार्केट जहाँ पे आपका कंपटीशन कम है, वो मार्केट जहाँ पे आपके पास एक ऐसी प्रोडक्ट है या एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी के पास नहीं है, वहाँ पे। अब जो दूसरी साइड है ना इस क्वाड्रेंट की, उसमें होता ही है मोनोपोलिस्टिक अप्रोच होती है। ऐसी जगह जहाँ पे आप अकेले हैं और आपके अलावा कोई बंदा नहीं है जो वो सामान बेच रहा हो। ठीक है, जैसे कि हॉस्पिटल्स में आप देखेंगे कि हॉस्पिटल्स की जो कैफेटेरियाज होते हैं, रेलवे स्टेशन हो गए, एयरपोर्ट हो गए, वहाँ पे जो चीज़ 20 की होती है वो 50 की, 100 की, 150 की बिक्री होती है। मोटरवे पे, हाईवे पे कई ऐसी दुकानें होती हैं जो सामान जो है वो 100 का सामान 300 का बेच रही होती हैं। सिनेमा हॉल्स में सिनेमा हॉल्स में, उसके अलावा जो स्टॉल्स लगे होते हैं शॉपिंग मॉल में, अगर आप वो देखें ना तो वो 100 की चीज़ होती है वो 300 की, 400 की बेच रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उनका जो कस्टमर है ना वो रिपीट नहीं होगा। वो एक ही कस्टमर है, उनकी कोशिश होती है कि एक ही कस्टमर को पूरा निचोड़ लें। अब नीचे आते हैं इकोनॉमी क्वाड्रेंट में, जिसमें आपके प्रोडक्ट की प्राइस भी कम होती है, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी कम होती है। फॉर इंस्टेंस आप देखते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट जो डिस्पोजेबल होती हैं, जैसे कि 12 लेवल पे वो आपको डब्बे आते हैं,
उसके अलावा ऐसी प्रोडक्ट जो आपने एक ही दफ़ा यूज़ करनी है, आपको नहीं पता कि अगली दफ़ा कब यूज़ होगी, तो आप उसमें देखते हैं कि यार ऐसी अगर हमारी प्रोडक्ट है ना, तो हम उसमें क्वालिटी भी कम से कम रखें और प्राइस भी कम से कम रखें। अब देखें ना, वो जो डब्बे हैं, जो प्लास्टिक वाले डब्बे होते हैं, वो अगर आप अच्छी क्वालिटी के बनाना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, उसकी प्राइस हाई हो जाएगी, कॉस्ट हाई हो जाएगी, आप महंगा बेचेंगे तो फिर महंगा आपसे कौन खरीदेगा। आपको ये चीज़ देखनी है कि आपकी टारगेट कस्टमर कौन है, वो आपको इससे पता लगेगा। अब यहाँ पे आते हैं पेनिट्रेटिव मार्केट, वो मार्केट जिसमें प्राइस कम हो लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी ज़्यादा हो। यानी कि इस सेक्टर, इस क्वाड्रेंट में आप उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो मैसेज को आप टारगेट कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप अपना सामान बेचते हैं। जैसे कि सुजुकी गरीब लोगों की गाड़ी समझी जाती है, सुजुकी बनाई ही मैसेज को टारगेट करने के लिए। जैसे कि टोयोटा का इंटरनेशनली जो है, पाकिस्तान में तो टोयोटा का हिसाब अलग है ना, इंटरनेशनली टोयोटा खुद को रिलायबल अफोर्डेबल ब्रांड के तौर पे हमेशा मार्केट करता है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो गाड़ियाँ जो प्रोडक्शन होती है वो टोयोटा की ही होती है। दुनिया के हर मुल्क में, चाहे वो ईरान हो, चाहे सऊदी अरब हो, या वो कंट्रीज जहाँ पे सिविल वॉर हो रही है, हर जगह पे आपको टोयोटा मिलती है। क्यों? अफोर्डेबल, रिलायबल। और ऐसी प्रोडक्ट्स जो डेली हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स होती हैं, FMCG प्रोडक्ट्स होती हैं, जिसमें आपका डेली का कस्टमर, रिपीट कस्टमर बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल डबल रोटी बनाने वाली जो कंपनीज हैं, या वो कंपनीज जो डेली का सामान बनाती हैं, डेली का रिपीट कस्टमर बहुत है, जैसे ब्रेड हो गई, वो बनाने वाली कंपनीज हैं, या ऐसी प्रोडक्ट्स जो आपने डेली अपने हाउस में यूज़ करनी है, वो हमेशा वैल्यू टू मनी मार्केट में हमेशा रिलाई करती हैं। FMCG प्रोडक्ट्स होती हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, और उसके अलावा जो डेली हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें आपका कस्टमर डेली आ रहा है, उसने डेली आपकी प्रोडक्ट अपने घर में यूज़ करनी है। यानी कि वो कस्टमर जो डेली रिपीट हो रहा है, या जो रिपीट कस्टमर है, वो यहाँ पे आएगा। अगर आप इन चारों क्वाड्रेंट्स में से किसी एक दो को मिक्स करेंगे तो आपका बिजनेस ही चलेगा। आपने सबसे पहले समझना है कि आपने किस क्वाड्रेंट में जाना है। अगर आप पेनिट्रेटिव मार्केट में, आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप वहाँ पे ऐसी सामान बेचेंगे जिसकी क्वालिटी कम है लेकिन प्राइस ज़्यादा है, कोई नहीं खरीदेगा। अगर आप ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं जो डेली इस्तेमाल होनी है लेकिन उसकी क्वालिटी भी कम है, प्राइस भी कम है, तो होगा क्या, लोग कहेंगे कि यार ये चीज़ जो है हमने डेली इस्तेमाल करनी है, हम तो ये प्रोडक्ट लेंगे ही नहीं। ठीक है, अब आपने इन तीनों को अलग अलग हमेशा ट्रीट करना, और अब आपने इन तीनों में से, चारों में से जानना है कि यार मेरी प्रोडक्ट रिलाई किस में करती है। अब यहाँ पे आता है प्रीमियम क्वालिटी सेक्टर, प्रीमियम मार्केट। प्रीमियम मार्केट में होता क्या है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी भी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की प्राइस भी ज्यादा होती है। यानी कि प्रोडक्ट को आप महंगा करके बेचते हो। आप कहते हो यार मैंने हर बंदे को बेचना नहीं है। आप इसमें क्या कहते हैं, आप कहते हैं मैं थोड़े से लोगों को थोड़ा सा सामान बेचूंगा लेकिन हायर मार्जिन पे। अब यहाँ पे आप समझें, अब आप देखें रोलेक्स, रोल्स रॉयस, पैटिक फिलिप्स, वेंटिले, गुच्ची, LV, ये सारी वो कंपनीज हैं जिनकी परसीव्ड वैल्यू मार्केट में ज्यादा है, और ये प्रीमियम पे सामान अपना बेचते हैं, महंगा करके सामान बेचते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे आपसे सवाल है कि मर्सिडीज हो गई, रोल्स रॉयस हो गई, एप्पल हो गई, ये सारे वो कंपनीज हैं जो अपने सामान को महंगा करके बेचते हैं। अब जैसे कि एप्पल का जो कॉस्ट है वो एक रिपोर्ट के मुताबिक 30% है उनकी जो कॉस्ट होती है। आप फॉर एग्जांपल जो आपका मोबाइल है ना, वो $1000 का सेल करते हैं, तो उसकी कॉस्ट जो आती है वो $300 आती है, 30% आती है। वो आपको महंगा से महंगा करके बेचते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो एक एप्पल की ब्रांड वैल्यू है ना, कि यार एप्पल उसके पास होगा जो अमीर होगा, ठीक है, वो जो एक ब्रांड वैल्यू उन्होंने क्रिएट किया है ना, वो उस ब्रांड वैल्यू के लिए ना वो आपसे ज़्यादा चार्ज करेंगे। क्योंकि जो पेनिट्रेटिव मार्केट का कस्टमर है ना, वो कस्टमर होता है जिसके पास पैसे होते हैं और वो अच्छी प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है, या वो लोग जो अमीर दिखना चाहते हैं वो इस मार्केट की प्रोडक्ट्स लेते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल है, अब मेरा आपसे एक सवाल है। अब आपने समझ लिया कि अगर आपने ब्रांड बिल्ड करना है तो आपको इन दोनों, इस मार्केट में आपको काम करना पड़ेगा। आपको इन दोनों मार्केट में काम करना पड़ेगा। इधर भी ब्रांड नहीं बिल्ड होते मोस्टली, और इधर भी ब्रांड बिल्ड नहीं होते। ये वो है जहाँ पे आप दूसरों की मजबूरी से फायदा उठाते हैं। ये वो है जहाँ पे कस्टमर मजबूरी से सामान लेता है, ठीक है, जिसने एक दफा यूज करना बाद में फेंक देना। अब आपने यहाँ पे समझना है कि अगर आपने ब्रांड बिल्ड करना है
तो आपको इस सेक्टर में या इस क्वाड्रेंट में आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपने ब्रांड बनाना है तब यहाँ पे आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि इसमें या इसमें, इन दोनों क्वाड्रेंट में आपको रह के ही ब्रांड बनता है। इधर देख ले तो यहाँ पे कस्टमर मजबूरी से सामान लेता है, ठीक है, और यहाँ पे आप कस्टमर की मजबूरी से फायदा उठाते हैं। अगर आपने ब्रांड बिल्ड करना है तो आपको इन दोनों क्वाड्रेंट में से किसी एक क्वाड्रेंट में रह के काम करना होगा। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि यार अगर इन दोनों क्वाड्रेंट में रह के काम करने तो क्यों ना इन दोनों क्वाड्रेंट में काम कर लें, एक ऐसा ब्रांड बना लें जो दोनों को टारगेट करे। आप में से कुछ ज्यादा सियाने लोगों को ये चीज आई होगी माइंड में, मेरे जैसे कुछ सियानों को ये बात आई होगी कि यार इन दोनों क्वाड्रेंट को क्यों ना इन दोनों क्वाड्रेंट में एक ब्रांड बना लें। आपके माइंड में आई है? अगर आई नीचे कमेंट में लिखें कि क्यों आई है। तो अब यहाँ पे हम ना एक चीज समझते हैं कि अगर हमने इन दोनों ब्रांड में काम किया तो सर मेरे से आज लिखवा लें, और बल्कि लिख लें और नीचे मेरा ऑटोग्राफ ले लें, आपकी कंपनी लाजमी फेल होगी अगर आप इन दोनों क्वाड्रेंट को इकट्ठा मैनेज करेंगे। क्योंकि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घर का ना घाट का, ठीक है। अब होता क्या, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान में मिसाल है सुजुकी की, और वर्ल्ड वाइड भी वो यही मिसाल चलती है कि सुजुकी का जो ब्रांड है ना वो हमेशा सस्ता ब्रांड है और गरीबों के लिए गाड़ियां बनाता है। अब सुजुकी की कई ऐसी गाड़ियां हैं जो उन्होंने पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च की, बलिनो, विटारा, सियाज जैसी गाड़ियां जो कि अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स थी, लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने उन्हें उस तरह प्रिसीव नहीं किया। ये तो हो गई मॉडर्न एज की गाड़ियां। पुरानी गाड़ियों की अगर हम बात करें, लियाना, बलिनो, इन जैसी गाड़ियों को भी मार्केट में प्रिसीव वैल्यू नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट है ना सुजुकी की, जो सुजुकी का मोनोग्राम है, वो गरीबों को टारगेट किया गया। और जो गाड़ियों का सेक्टर है ना वो हमेशा क्लासेस पे डिपेंड करता है कि अगर किसी बंदे ने कोई लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है तो वो सुजुकी लेगा, क्योंकि वो बेचारा के पास ऑप्शन ही सुजुकी की रहती है, ठीक है। अगर वो कुछ बेहतर की तरफ जाएगा तो उसके पास टोयोटा है। पाकिस्तान में टोयोटा बिल्कुल डिफरेंटली ऑपरेट करती है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल मार्केट में टोयोटा खुद को ब्रांड करता है अफोर्डेबल, रिलायबल, जबकि पाकिस्तान में खुद को एज अपर मिडिल क्लास ब्रांड मार्केट करते हैं टोयोटा वाले, ठीक है। अब पूरी दुनिया में सुजुकी ने जब भी गाड़ियां लॉन्च की है ना, सेडान्स हमेशा फ्लॉप हुई हैं। अब जैसे कि पूरी दुनिया में उन्होंने किजाशी लॉन्च किया होंडा अकॉर्ड के मुकाबले में, लेकिन वो दोनों फेल हो गए। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ टोयोटा की। टोयोटा ने 1980s में टोयोटा बड़ा अच्छा काम कर रहा था, बहुत अच्छी सेल्स जा रही थी, लेकिन क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, लोगों की जेब में पैसे आना शुरू हो गए, लोगों की इकोनॉमी बेहतर हो गई, तो लोगों ने कहा यार अब हमारे पास पैसे हैं, हम इससे कोई बेहतर गाड़ी देंगे। क्योंकि गाड़ी हमेशा क्लासेस को डिफाइन करती है ना आपकी, मतलब आप किस क्लास से हैं, ठीक है। तो जो टोयोटा की गाड़ियाँ अच्छी चल रही थी, पूरी दुनिया में टोयोटा का नाम था, सब कुछ था, लेकिन फिर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, लोगों के पास पैसे आए, लोगों ने कहा यार हमें ना इससे कोई बेहतर गाड़ी चाहिए, हमें ना, मतलब हमारे पास पैसा है, हमने दिखाना है कि हमारे पास पैसा है। तो क्या हुआ, उन्होंने टोयोटा से शिफ्ट करना शुरू कर दिया जर्मन ब्रांड्स पे, जैसे कि मर्सिडीज, BMW वगैरह। तो टोयोटा ने देखा जब उनकी सेल्स को नीचे जा रही है ना, तो उन्होंने टोयोटा की कई ऐसी गाड़ियां लॉन्च की, जैसे कि क्राउन थी, कैमरी थी, ऐसी गाड़ियां जो कि लग्जूरियस मार्केट को टारगेट करती थी। लेकिन क्योंकि उसके ऊपर टोयोटा का बैच था, हालांकि सबसे ज्यादा रिलायबल बैच जो पूरी दुनिया में आज भी माना जाता है। आप सिविल वॉर उन कंट्रीज में देख लें जहाँ पे सिविल वॉर हो रही है, कोई अमेरिका की जंग चल रही है, कुछ भी है, वहां पे आपको टोयोटा जरूर मिलेगी। टोयोटा ने देखा कि यार लोग हमारे प्रोडक्ट्स को लेना सिर्फ इसलिए कम करें कि हमारे जो कंपेटिटर है वो जर्मन ब्रांड्स को लोग ज्यादा प्रेफर इसलिए करें कि एक अपर क्लास की मार्केट को टारगेट कर रहा है। तो हुआ क्या, 1980s में टोयोटा ने एक और ब्रांड के ऊपर काम शुरू किया जिसको आज आप और मैं लेक्सस के नाम से जानते हैं। अब देखें, टोयोटा की जो LX 570 है और LC 200 कह लेंगे, LC 200 की हम बात करें, LC 200 और LX 570 ये दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे बेस हैं। दोनों की गाड़ियों में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आप प्राइस देखें तो तकरीबन डबल का फर्क है, ठीक है। तो लेक्सस हमेशा टारगेट उन लोगों के लिए किया गया जो रिलायबल लेकिन जापानीज ब्रांड लेना चाहते हैं, लेकिन वो पैसे खर्चना चाहते हैं और एक अपर सेगमेंट में जाना चाहते हैं। हालांकि देखा जाए तो लैंड क्रूजर में और लेक्सस की गाड़ियों में, टोयोटा और लेक्सस की गाड़ियों में अक्सर प्लेटफॉर्म सेम होते हैं, गाड़ियां सेम होती हैं, सिर्फ बैच का फर्क होता है, ठीक है। तो
वो सिर्फ ब्रांड पे ना वो आपसे डबल द प्राइस चार्ज कर रहे हैं। सुजुकी पाकिस्तान में सेडान्स को लॉन्च करिए, अगर मैं सुजुकी का कंसल्टेंट होता तो मैं उनको कहता यार करें लॉन्च, लेकिन सुजुकी के लोगों के साथ नहीं। पाकिस्तान में सुजुकी का लोगो इतना बदनाम हो चुका है कि लोग कहते हैं यार ये टीन डब्बा ही बनाते हैं। पाकिस्तान में सुजुकी की सेडान्स बनाई जा सकती हैं और मार्केट भी की जा सकती हैं किस तरह, लेकिन सुजुकी के मोनोग्राम के साथ नहीं, सुजुकी के लोगों के साथ नहीं। जैसे हमारे पास केस स्टडी है हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की, लोअर मिडिल क्लास की गाड़ी तस्वुर करते हैं, वहाँ पे 5 लाख में आपको नई गाड़ी भी मिल जाती है। वहाँ पे इंडिया की जो मारुति सुजुकी है उन्होंने एक अलग ब्रांड लॉन्च कर दिया जिसमें वो बलिनो विटारा जैसी जो गाड़ियां हैं ना, उसमें नेक्सा नाम के उन्होंने एक ब्रांड लॉन्च किया, अलग कर दिया उसको, पूरा सिस्टम अलग कर दिया कि यार हम एक प्रीमियम ब्रांड, हम एक जापानीज ब्रांड है, हमारे पास हमारी गाड़ियां रिलायबल होती हैं, हमारे में जापानीज ब्लड है, हमारी गाड़ियां जो हैं वो जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होती, 35-35 साल चलती हैं। पाकिस्तान में तो वो मेहरान जैसी गाड़ियां 35 साल चला लेते हैं, मतलब वो बनाई जाती हैं। पाकिस्तान की तो बात ही अलग है। खैर ये सारी चीजें हमने समझ नहीं, होप आपने सारी चीजें ना आपको समझ आ गई होंगी कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड कैसे की जाती है। अब एक मार्केट होती है प्रीमियम मार्केट, उसकी भी प्रीमियम मार्केट होती है जिसको एक्सक्लूसिव प्रीमियम कहते हैं, प्रीमियम मार्केट, एक्सक्लूसिव प्रीमियम मार्केट। अब ये ऐसी मार्केट होती है जिसमें वो लोग मेनली टारगेट किए जाते हैं जिनके पास पैसा है, और वो लोग जिनके पास और पैसा है जो और लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास पैसा है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आज से कुछ अर्सा पहले रोल्स रॉयस ने एक गाड़ी डिजाइन की थी, मतलब वो सिंपल कार ही थी जो उनके आम मॉडल होते हैं, लेकिन उसमें से उन्होंने एक बिलियनर एडिशन के नाम से गाड़ी में कुछ फ्रिल्स डाल दी, लिमिटेड एडिशन डाल दिया कि जी ये गाड़ी सिर्फ जो है वो दुनिया में एक ही है या चंद यूनिट्स हैं जो लिमिटेड यूनिट्स बनाते हैं। वो उन लोगों को फिर सेल किए जाते हैं जो लोग ज्यादा पैसे खर्चना चाहते हैं और वो कहते हैं हमें 101 चीज चाहिए, ठीक है। वो प्रीमियम मार्केट आती है कि यार प्रीमियम मार्केट, उससे भी ऊपर एक्सक्लूसिव प्रीमियम मार्केट आ गई। अब यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट की अगर परसीव वैल्यू बहुत ज्यादा है, आप उसको मजीद हाइप अप करने के लिए ना उसको प्रीमियम एक्सक्लूसिव प्रीमियम मार्केट में डाल देते हैं। अब ऑनलाइन मार्केट की बात करते हैं। अब बहुत सारी कंपनी जो है ना, अब एक कन्वेंशनल तरीका है किसी भी कंपनी के ना अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करने का। वो पहले सोल डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, वो आगे से डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, डिस्ट्रीब्यूटर आगे से होलसेलर को देगा, होलसेलर आगे से रिटेलर को देगा, रिटेलर आगे से रिटेल कस्टमर को देगा। अब ऑनलाइन मार्केट में आज से 5, 7, 10 साल पहले जब वो लोगों के पास इंटरनेट नहीं था तब तो ये तरीका चलता था और तब इसके अलावा कोई तरीका भी नहीं था। अब कुछ कंपनियां वो पूरे सिस्टम को, जिसमें इतना बड़ा सिस्टम आता है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है, इतने लोग आ रहे हैं जो छोटा छोटा चंक जो है वो ले लेते हैं और प्रोडक्ट की प्राइस कहां से कहां पे पहुंच जाती है, कोई 4%, कोई 5%, कोई 3%, कोई 4%, कोई 5%, और नीचे रिटेलर बेचारे को 3%, 4% मिलता है। कंपनीज ने क्या किया, उन्होंने कहा यार हमें जरूरत नहीं है कि हम इतने सारे लोगों को अंदर 5%, 4%, 2%, 3% दें। हम डायरेक्ट एक काम करते हैं, हम अपनी जो प्रोडक्ट है ना वो वैल्यू टू मनी प्रोडक्ट बना देंगे। यानी कि ये पेनिट्रेटिव मार्केट है, ये उससे भी नीचे आके ये उसकी ही एक सब ब्रांच हम कह लें है ऑनलाइन मार्केट। अब ऑनलाइन मार्केट में क्या किया आपने कहा फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमें कॉस्ट करी है 80 रुपए की, और हम अगर इसको पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू देते हैं तो ये आगे मार्केट में जाती है 120 रुपए की। यार मैं काम करता हूँ, मैं क्यों ना ये प्रोडक्ट 80 की बना रहा हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं अपने कस्टमर को 100 की दूंगा, और जो रिटेलर है ना वो इसमें जो है वो 20 रुपए कमीशन, और जो रिटेलर का हमने कमीशन रख दिया ना वो 20 रुपए रख दिया, यानी कि कस्टमर को 20 का फायदा कस्टमर को हो गया, 20 का फायदा उस रिटेलर को हो गया। अब होगा क्या, जब इस रिटेलर के पास आपका सामान आएगा वो एक तो पुश करेगा ज्यादा से ज्यादा आपका सामान बेचने का। क्यों? क्योंकि वो उसको कमीशन आपने बढ़ा दिया। वो सिस्टम काम कैसे करता है, उसमें होता ही है कि पहले किसी दौर में जब लोगों के पास मोबाइल नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, तो कुछ ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं था। अब कंपनी क्या करेगी, वो कहेगी यार हम डायरेक्ट जो है ना रिटेलर को सामान देंगे, रिटेलर को कहेंगे यार तुम डायरेक्ट हमें ऑनलाइन ऑर्डर करो, तुम सामान तुम्हारे पास आ जाएगा। ये जो प्रोडक्ट आपका कंपेटिटर तुम्हें 120 का दे रहा है, ठीक है, जिसमें 4 या 5 रुपए तुम्हें बच रहे हैं, तुम एक काम करो, तुम ना ये डायरेक्ट प्रोडक्ट हमारे से ले लो, ठीक है, ऑनलाइन ऑर्डर करो, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट तुम्हारे पास आ जाएगी, तुम इसको सेल करो, रिटेल करो, और जो ये प्रोडक्ट है ना वो मार्केट में तुम 100 का बेचो। अब इससे होगा क्या, 20 का फायदा रिटेलर को,
भी इसका फायदा कस्टमर को। अगर आप इस तरह कर सकते हैं और वो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को साइड पे निकाल सकते हैं तो होगा क्या, आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में एक तो लोग उसको ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि वो कंपेटिटर से सस्ता है, और रिटेलर उसको ज्यादा से ज्यादा मार्केट में बेचने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें उसका प्रॉफिट ज्यादा है, उसमें उसका मार्जिन ज्यादा है। तो ये ऑनलाइन मार्केट आजकल सबसे ज्यादा इन है इन सारी मार्केट्स में। अगर आपने काम करना है तो ऑनलाइन मार्केट पेनिट्रेटिव मार्केट में ज्यादा बेहतर है, अगर आप कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। होप आपको प्राइसिंग कैसे डिसाइड करते हैं ये समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो थम्स अप, अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। चीज जो मैंने मिस कर दिया वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप। Part 2 is on other pricing strategies which we discuss in begging.